ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, विल स्टार्ट। इस क्वेश्चन का पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल का था, मतलब इसमें ज्यादा असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको सही स्टेटमेंट को पिक करना था, और मैच द फॉलोइंग, वो मैच द फॉलोइंग बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का पेपर अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें धीरे धीरे क्लियर होने वाले हैं। काइंडली पे अटेंशन, जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट हो, यू हैव टू आस्क, डोंट सिट लाइक आइडियल्स। और मैं एक चीज बोल रहा था कि हमने अपने स्कूल कॉलेज में बहुत बार ऐसा किया है कि हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था, तब भी हम बैठे रहते थे, हमें नहीं पूछना था, छोड़ो हम समझ लेंगे अपने से। तो प्लीज यहाँ पे ऐसे नहीं करना है हमको। विल डिस्कस मोर एंड मोर थिंग्स, कुछ चीजें हम आंसर तुरंत निकालेंगे, कुछ चीजों में टाइम लगेगा, लेकिन उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट। First statement is assertion and reason question. First statement is delimitations are the shortcomings or influences that either cannot be controlled or are the result of the restriction imposed by the investigator. पहला स्टेटमेंट सही है गलत? सर सही है। सही है। सर सही डिलिमिटेशन है। की बात कर रही है। Delimitations are the shortcomings or influences that either cannot be controlled. याद करो डिलिमिटेशन क्या थे? डिलिमिटेशंस कंट्रोल वाले थे या अनकंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो वाले थे? मैंने आपको जिनको बताया हम था कि कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते हैं सर। जिनको हम डीलिमिट मतलब क्या होता है? डिफाइन करना। मैंने आपको बोला भी था, Yes. यू कैन रिमेंबर डीलिमिट विद डिफाइनिंग। रिसर्चर के हाथ में होता है कि उसको कैसी चीजों को डिफाइन करना है। इसमें आता है जैसे कि एज ग्रुप, इसमें आता है जैसे कि जेंडर, इसमें आता है कि आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, इसमें आता है कि ट्रेनिंग एज। अपने बहुत सारी रिसर्च में ऐसे होता है कि जो लोग 3 या 3 साल के ऊपर कंपटीशन खेले हैं, कंपटीशन एज बोलते हैं उसको, कंपटीशन एज उनकी 3 साल होनी चाहिए, तभी हम उसको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करेंगे। वहां पे देखा जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन हिज एंजाइटी, तो अगर कोई 3 साल से ऊपर वाला प्लेयर है, तो अगर उसकी एंजाइटी देखेंगे तो कंपटीशन लेवल में थोड़ी सी कम होगी। इनकेस हम किसी नोवाइस को ले लें जो आज ही एक पहला कंपटीशन खेल के आया, उसके उस केस में तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। तो जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस जिसको कहते हैं, वेरिएशन है ए और बी में, बी जो 3 साल से कंपटीशन खेल रहा है, ए जो बिल्कुल आज ही खेल के आया है, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। और हमें क्या चाहिए? होमोजेनस सेट चाहिए। याद है कुछ? होमोजेनस, जो हमारा सैंपल होना चाहिए वो होमोजेनस होना चाहिए, ऐसा कुछ याद है? यस सर। तो इसीलिए हम हाँ, इसीलिए हम वो चीजें लेते हैं जो एक होमोजेनस सैंपल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, हेट्रोजेनस सैंपल लेने से हमारी जो रिसर्च है उसकी वैलिडिटी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कम हो जाएगी, वैलिडिटी कम हो जाएगी। तो डीलिमिटेशंस आर द थिंग्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है, और जो कि डिलिमिट की जाती है एक होमोजेनस ग्रुप के लिए, ताकि उसकी वैलिडिटी बढ़ जाए। तो अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट आता है आपको, डिलिमिटेशंस आर द लिमिटेशन सेट बाय द रिसर्चर टू गेट अ होमोजेनस ग्रुप और टू इंक्रीज द वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी आई वुड से। तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा सर। ठीक है, क्योंकि डिलिमिटेशंस आर द शॉर्टकमिंग्स। और ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये स्टेटमेंट पढ़ने में ऐसे लगेंगे लिमिटेशन डिलिमिटेशन वाले कि यार ये तो सही ही लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि एक्चुअली में डिलिमिटेशन और लिमिटेशन होता क्या है। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं, एक छोटी सी बात इसमें बताने लायक है। जब भी आपको असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये मिल जाए, मतलब कि एक तरीके से कोई क्लियर चीज नहीं लिखी होगी किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है कि यहाँ पे जो दिस है ये डिलिमिटेशन को ही एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो दीज है, यहाँ पे दिस है या फिर दैट है, या फिर ऐसे कुछ भी आ सकता है जो कि नाम ना लिखा हो, सब्जेक्ट ना लिखा हो, उसके बदले में कुछ और लिखा हो। ठीक है, तो उस प्रोनाउन लिखा हो, तो उस केस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन को ही एड्रेस किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे, डिलिमिटेशंस आर द चॉइसेस दैट द रिसर्चर मेक्स टू डिफाइन अ वर्केबल रिसर्च प्रॉब्लम। सही है गलत है?
सही है सही सर। है अगर चॉइसेस की बात कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज वेरी ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू डिफाइन कॉन्सेप्ट दैट यू प्लान टू यूज ईदर इन योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड और इन आइडेंटिफाइंग द स्टडी पॉपुलेशन इन अ मेजरेबल फॉर्म। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा आप अपने एंड से पढ़ो। वो चीजें जिसको आप खुद डिफाइन करते हो, वो कॉन्सेप्ट जो आप कॉन्सेप्ट ठीक है, जिनको आप खुद डिफाइन करते हो, ठीक है, या तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, या फिर आइडेंटिफाई दी स्टडी पॉपुलेशन, या फिर जो भी सैंपल आपको आइडेंटिफाई करने या सैंपल लेने उनके लिए, उनको क्या कहा जाता है? वर्किंग टर्म कहा जाता है, ऑपरेशन डेफिनेशन कहा जाता है, टर्मिनोलॉजीज इन रिसर्च प्रोसेस कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। क्या आंसर होगा इसका? ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव्स। ओहो, सर बी ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, गुड। सर ये समझ नहीं आया कैसे ऑपरेशनल मैं डेफिनेशन। बताता हूँ, कोई हमने ये Yes. एमसीक्यू रखे इसलिए क्योंकि वो सारी चीजें हमारे समझ में आनी चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्टिव्स आपका आपका पर्पस क्या है उस रिसर्च को करने का। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो रिच पीपल हैं, ठीक है, वो कौन सा गेम प्रेफर करते हैं। जो रिच लोग होते हैं, जो हाई क्लास लोग होते हैं, उनका गेम प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ मनी या इफेक्ट ऑफ लग्जरी लाइफ या ऐसे कुछ ऑन गेम सिलेक्शन या गेम ऑप्ट जो करते हैं वो उसमें, ठीक है। उस केस में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिच पीपल कौन से गेम सिलेक्ट करते हैं। मैं मे बी एक सर्वे करा लूं और उसमें मैं उसमें, अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? कि रिच पीपल कौन सा गेम सिलेक्ट करते हैं, ठीक। उसी ऑब्जेक्टिव में मैं सब ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़ा था अपनी बुक्स में, आपको याद होगा, सब पार्ट्स में छोटा छोटा डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक ग्रुप रख सकता हूँ कि रिच पीपल कौन से टाइप के गेम प्रेफर करते हैं, तो उसमें आएगा, मान लेते हैं कि वो बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल ये सब प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें फटीग ज्यादा है। वो प्रेफर कर रहे हैं स्क्वैश जो कि छोटे एरिया में हो जाए, या स्विमिंग, या फिर गोल्फ जिसमें थोड़ा आराम भी ज्यादा और लीजर ज्यादा हो, मतलब कि रिक्रिएशन ज्यादा हो। तो वो सब आप अपने सब ऑब्जेक्टिव्स में डाल सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द क्राइटेरियाज रिच पीपल, तो उसमें भी आ सकते हैं कि कम फटीग होना चाहिए, थोड़ा सा हाई क्लास होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, ये सब। अब मैं कहता हूं कि आप किन लोगों को रिच पीपल डिफाइन करोगे। मैं कहूंगा कि रिचनेस एक कॉन्सेप्ट है, कैसे डिफाइन करोगे? मैं हो सकता है ये कहूं कि भाई जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है वो रिच है, या फिर मैं ये कहूं जो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो रिच है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर दोज डेफिनेशंस जो कि रिसर्चर सेट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, सॉरी अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, कि उसे कौन से वेरिएबल को कितना सेट करना है, या फिर रिचनेस की डेफिनेशन क्या होगी। भाई रिचनेस की मेरे हिसाब से तो अभी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है? आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। रिचनेस एक कंसेप्ट है, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। हमें याद है कंसेप्ट, ये याद है, ये फ्लो चार्ट देखना एक बार। रिचनेस कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स, लास्ट में क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि कंसेप्ट वो हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, इनको आप मेजर कर सकते हो कुछ इंडिकेटर से जो कि इवेंचुअली होते हैं वेरिएबल्स। तो आप डायरेक्टली मेजर करते हो वेरिएबल्स को और इनडायरेक्टली मेजर करते हो कॉन्सेप्ट को। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात की हुई है। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो इस टर्म को शायद उतना ध्यान भी नहीं देते क्वेश्चन में। आप भूल जाते हो कॉन्सेप्ट, अपने जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है उनको या दिमाग में रख के काम करते हैं, ठीक है। तो अब रिचनेस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको डिफाइन कैसे करना है? तो ये डिलिमिटेशन है रिसर्चर की कि वन हु अर्न्स और वन हु इज अ बिजनेसमैन, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, साल का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, और वो किसी गेम में इन्वॉल्व है। कई लोग हैं जो उतना ज्यादा गेम ही नहीं खेलते, तो किसी गेम में इन्वॉल्व है, तो वो मेरी स्टडी का हिस्सा है। तो 1 करोड़ हो गया इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। फिर एक और ऑपरेशनल डेफिनेशन इसने ये कर दी कि भाई ऑल दोज रिच पीपल हु यूज्ड टू प्ले अ गेम, मतलब कि कहीं इन्वॉल्वमेंट है उनका, उसको मैं रखूंगा अपनी। तो दीज आर दी ऑपरेशनल डेफिनेशन। समझ में आया? एक और इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन इलाइट एथलीट्स। इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन इलाइट एथलीट्स। इलाइट एथलीट कौन सा वेरिएबल हो गया इसमें? डिपेंडेंट। गुड।
प्लायोमेट्रिक का इलाइट पे क्या आता है। अब इलाइट की डेफिनेशन क्या है? क्या कोई इंडिया प्लेयर इलाइट हो जाएगा जो एक बार इंडिया खेला है वो इलाइट हो जाएगा, या फिर जो 3 साल से इंडिया प्लेयर है उसे इलाइट कहेंगे, या फिर जो ओलंपिक रिप्रेजेंट किया हुआ है वो इलाइट है, या फिर जो कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में खेला हुआ है वो भी इलाइट कह सकते हैं। तो दीज आर द ऑपरेशनल डेफिनेशंस व्हिच रिसर्चर्स सेट, ठीक है, ईदर इन योर रिसर्च प्रॉब्लम और टू आइडेंटिफाई द स्टडी पॉपुलेशन जिन पे आपको स्टडी करना है, उनको उनके लिए जो सेट की जाती है उनको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। आई गेस अब ये क्लियर होगा। यस सर। ठीक, मूविंग फर्दर, ये इसको ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज स्टार्ट विद द वे यू फॉर्मुलेट योर रिसर्च प्रॉब्लम, करेक्ट और नॉट? यस सर। करेक्ट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज जैसे ही शुरू होती है, आप कहाँ से पता लगा सकते हो? हमने याद करो, अगर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे ही आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम देखते हो, जैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है, तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी टाइप की रिसर्च टूल यूज होंगे, है ना। सर्वे होगा, या फिर क्वेश्चनर होगा, क्वेश्चनर से सर्वे होने वाला, ये इंटरव्यू हो सकता है इसमें, या फिर ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लेनेटरी है, क्या है। तो आपको याद है ऐसा कुछ? रिसर्च प्रॉब्लम से हमने देखा था कि बहुत हद तक चीजें जज हो जाती हैं कि एग्जैक्टली अंदर क्या होने वाला यस सर। है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आप जज कर सकते हो रिसर्च प्रॉब्लम इटसेल्फ से, जो उसका सेट होता है, टॉपिक होता है, जो टाइटल होता है, उससे आप सेट कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होने वाला। ठीक, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। In qualitative research, researcher try to strive for flexibility, openness, and freedom to include any new ideas or exclude any aspect. Is it true? Qualitative research की बात हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. Both Yes, statements sir. are correct, sir. Both Yes, the sir. statements are true. क्यों सही है? छोटा सा देखते हैं इसमें। क्वालिटेटिव स्टडीज इसीलिए क्वालिटेटिव होती हैं क्योंकि आप उनको न्यूमेरिकली इवेल्युएट नहीं कर सकते, और अगर आप उनको सिर्फ न्यूमेरिकली इवेल्युएट करने जाओगे तो उनका जो चार्म है, उनका जो फाइंडिंग्स है, वाकई वो कम हो जाएगी। जैसे कि किसी बच्चे का, छोटे सा बच्चे का इंटरव्यू कि उसका परसेप्शन क्या है फिजिकल एजुकेशन को लेके, ठीक है। अब आप उसको सिर्फ नंबर्स पे अगर डिफाइन करने जाओगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, और सिर्फ नंबर्स दिखेंगे आपको कि इसने इस चीज को 5 रेट किया, इसने इस चीज को 7 रेट किया। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के मीडियम से उसको वर्ड्स में लिखोगे, वर्बल एक्सप्लेनेशन करोगे, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें, फ्रीडम, ओपननेस, ये सब आ जाती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव इज ऑल अबाउट वर्बल एक्सप्लेनेशन और मे बी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्वांटिटेटिव कुड बी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सब। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारा जो इंटरवीनिंग और एक्सट्रानियस को थोड़ा सा हमने करना है। ठीक, क्वेश्चन है वेरिएबल x and y may be highly correlated, x and y may be highly correlated but only because x causes the third variable z। x और y correlated तो हैं, लेकिन क्यों x causes the third variable z बीच में, which in turn causes y, मतलब ये इसको कॉज कर रहा है, ये इसको कॉज कर रहा है, इसीलिए इन दोनों का कोरिलेशन है। इन दोनों में कोई डायरेक्ट कॉजल रिलेशन नहीं है। ठीक, क्योंकि ये z को कॉज कर रहा है और ये इसको कॉज कर रहा है, इसीलिए इन दोनों में रिलेशन बन गया। इसमें z कौन सा वेरिएबल हुआ? इंटरवीनिंग Exactly. वेरिएबल सर। इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसा हिंट दिया ही होगा कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को अगर फाइंड करना है तो वो कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। दैट इज व्हाई उनको हम मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, दोनों के इंटरवीन करते हैं, दोनों के बीच में इंटरवीन करते हैं, इसलिए दे आर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स में आपको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से अपन थोड़ा सा डिस्कस करें तो जैसे कि y है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स कॉज कर रहे होंगे, x भी कर रहा होगा, a भी कर रहा होगा, b भी कर रहा होगा, c भी कर रहा होगा। अब रिसर्चर ने कहा कि a b c मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, a b c मेरे इंटरेस्ट के उतने नहीं है जितना x है। तो उसने क्या किया, x और y का कोरिलेशन देखा, a b c को कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ वेरिएबल्स थे जो उसने छोड़ दिए, कंट्रोल कर सकता था, मेजरेबल है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर मेजरेबल, वो उनको मेजर किया जा सकता है, रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कई बार रिसर्चर उनको मतलब छोड़ देता है और अपने कुछ डिलिमिटेशन सेट कर देता है, जैसे अभी हमने देखा एज, जेंडर, इनकम, या फिर उसकी ट्रेनिंग एज, कंपटीशन एज, इन सबको सेट कर देता है, कोशिश करता है उसको एक्सट्रानियस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो छोड़ देता है एक्सट्रानियस को, जो कि स्टडी को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन उसे पता होता है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल मेरा ये है और ये मेरी स्टडी के बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा। लेकिन इन दिस केस इंटरवीनिंग मतलब
किसी ने भी कहा कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ या इंग्लिश में समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है कि किसी दूसरी लैंग्वेज को फॉलो करते हो अच्छे से, उन्हें कुछ चीजें समझ में ना आए, ठीक है। मेरी टीचिंग इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज, डिपेंडेंट क्या होगा इसमें? टीचिंग इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या होगा? लर्नर लर्निंग लर्निंग इज लर्निंग डिपेंडेंट। क्या मेरी टीचिंग इसको इफेक्ट कर रही है? तो हमें पता है कि जो इफेक्ट करता है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट, जिस पर इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसके बीच में मेरी आ जा रही है लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज मेरी हिंदी ही है, आपको भी हिंदी आती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज, दैट इज हाइपोथेटिकल वेरिएबल, ठीक है। तो उस केस में लैंग्वेज क्या हो जाएगी? एक इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगी कि टीचिंग और लर्निंग का कोरिलेशन तो है, लेकिन वो किससे होकर जा रहा है? लैंग्वेज से। अगर मैं यहीं पे कोई और लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं तो आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी, आपको लगेगा कि टीचिंग की वजह से हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली टीचिंग मेरी ठीक है, लेकिन मेरी लैंग्वेज गड़बड़ है। आई होप अभी आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिला होगा इसका। हाँ, पूछो पूछो। सर सर जैसे कि अभी आपने बोला टीचिंग और लर्निंग, इसमें ठीक लैंग्वेज जो है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। सर ठीक। अगर जैसे कि आप हिंदी में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या इंग्लिश में हम्म, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी एक लैंग्वेज है, और मुझे जैसे कि कोई और लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन हम्म, आपने क्या किया सर, मेरे जैसे सपोज मुझे तमिल लैंग्वेज आती है और आपने तमिल को हटा दिया, आपने मुझे हिंदी या फिर इंग्लिश में बताया, तो सर जो आपने जो हटा दिया, तो वो सर एक्सट्रानियस वेरिएबल नहीं हो पाएगी सर? उस केस में पता है क्या है? उस केस में मेरा जो ग्रुप है वो होमोजेनस नहीं है। उस केस में मेरे डिलिमिटेशन मैंने सेट करनी हुई थी कि भाई मैं टीचिंग जो मेथड, मेरी जो टीचिंग है वो आइदर हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश में होगी, ठीक है। अब हिंदी में भी हो सकता है मैं एकदम टिपिकल हिंदी या कुछ मेरे टर्म्स हो जो आपको समझ में ना आ रहे हो, या मैंने कहा भाई इंग्लिश में होगी लेकिन मैं हिंदी में भी कुछ कुछ बीच में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिस केस में आप लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो लर्निंग है वो डिपेंड लैंग्वेज पे ही करेगी। जैसे कि एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद डाउट हो तो आप मुझे बताना। हम सबको इंग्लिश आती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नेट में जिसके टर्म्स हमको समझ में ही नहीं आते। इंग्लिश तो आती है लेकिन वो टर्म समझ में नहीं आते। तो आपका दिमाग, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, आपका जो स्कोर नेट में आता है दैट इज डिपेंडेंट, लेकिन जो लैंग्वेज बैरियर आता है ना, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर यही सारे क्वेश्चंस आपको अगर कोई एक्सप्लेन कर दे, सिर्फ डॉट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दें, तो आपका नेट में स्कोर एटलीस्ट 10 to 15 नंबर बढ़ जाएगा। अग्री? यस सर। हिंदी में सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर दे तो आपके 10 to 15 स्कोर बढ़ जाएगा। तो वो जो 10 to 15 स्कोर है ना, दैट इज ड्यू बिकॉज ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब उसमें आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको इंग्लिश तो आती है, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमारा, या फिर जो सेंटेंस फ्रेम होता है उस वो बहुत टिपिकल होता है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल। क्लियर है? यस सर, अब समझ में आया सर। है ना? तो आपको यही क्वेश्चन में ना यही ढूंढना है, जब भी इन दोनों का क्वेश्चन आए तो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल या तो ऐसा लिखा होगा कि एक्स्ट्रा, इसको एक और इसकी क्वालिटी है कि इसको मेजर तो किया जा सकता है, एक और आता है कभी कभी लेफ्ट बाय द रिसर्चर, ठीक है, लेकिन इफेक्टिंग द स्टडी, ठीक। उसके बाद और कुछ आ सकता है जैसे कि इट इज नॉट इंक्लूडेड वॉलेंटरली, डेलिबरेटली, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टडी। अगर ऐसा कहीं लिखा दिखे ना, जैसे मोस्टली आता है नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टडी या बाय द रिसर्चर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी, उस केस में एक्स्ट्रानियस ही है। इंटरवीनिंग में आपको आएगा रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल, रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल, अनेबल टू कंट्रोल, ठीक है, या फिर ऐसा आएगा इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। आई होप ये जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, लिख लेना इसको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यही टर्म्स कुछ कुछ रिपीट होते हैं, तो आप इसको थोड़ा फेयर कर लेना अपने एंड से, ठीक है। रिसर्चर कैन नॉट मेजर, कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज अ हाइपोथेटिकल वेरिएबल, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है थ्योरेटिकल वेरिएबल। ये मुझे किसी ने भेजा था, उसमें भी था थ्योरेटिकल वेरिएबल। तो ये सारे अगर टर्म्स आपको दिखे तो दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। गॉट इट? यस सर मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा ही होगा सर?
अगर हम ऐसे देखें ना प्रैक्टिकली, तो हर स्टडी में एक्स्ट्रानियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल होंगे ही होंगे। बस पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ऑलमोस्ट 1% 2% इफेक्ट करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। जो 50-60% इफेक्ट करते हैं उनको हमको रखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब पूरा पूरा वैलिडिटी का चक्कर है, हमारी रिसर्च कितनी वैलिड है, व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेजर, आर वी मेजरिंग दैट और नॉट, कुछ और ही तो नहीं मेजर हो जा रहा है, तो दैट इज वैलिडिटी, है ना। यस सर। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल जो है, जैसे हमने उनको हाइपोथेटिकल कहा, तो हमने इनको कहा कि प्रैक्टिकल है, मतलब कि ये वाकई ऑन ग्राउंड होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रिसर्चर या तो कंट्रोल करता नहीं या तो वॉलंटरी छोड़ देता है। ये भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए मूव। यस सर। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर statement 1 is researcher is restricted in applying the principle of randomization in ex post facto research. Second is, since researcher have no control over the independent variable, he just efforts to get the possibility of the cause with available evidences. पहला statement क्या है? सर ट्रू है। क्यों ट्रू है? सर क्योंकि इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो की बात की गई है, तो सर उसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं ला सकते सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। देखो, यस सर। जिसको एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं पता है ना, उसको हम एक बार थोड़ा सा करेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज नथिंग जस्ट अ रिसर्च जो कि एक्स पोस्ट मतलब कि किसी भी चीज के होने के बाद होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर ठीक है, अभी आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि फैक्टर्स, जैसे कि हम लेते हैं रोड ठीक नहीं थी, ट्रैफिक, ये सब हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी। किस पे इफेक्ट आया? आप पे, मतलब कि आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको समझ में ना आए बताना थोड़ा ध्यान से। अब एक्सपोज फैक्टर ये कहती है कि वो रिसर्च जो कि उस इवेंट के होने के बाद होती है, मतलब कि आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आप ऑन ग्राउंड गए और आपने देखा क्या किन किन फैक्टर्स की वजह से हुआ, रोड की वजह से हुआ, ट्रैफिक की वजह से हुआ, या फिर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हुआ, तो ये सब इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अब आप वहां पे गए, आपने इन्वेस्टिगेशन किया और आपको मिला कि ये 3 फैक्टर्स की वजह से आपके एक्सीडेंट हुआ। दीज वर द इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। क्या आप इनको कंट्रोल कर सकते थे? जब आपका एक्सीडेंट नहीं। हुआ, क्या आप इनको कंट्रोल, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्या आप इनको मैनिपुलेट कर सकते थे, क्या आप इनको कंट्रोल कर सकते थे? नो सर। ऑब्वियसली नॉट। इसी वजह से तो एक्सीडेंट हुआ, और ये रिसर्च कहती है कि ये एक्सीडेंट होने के बाद की बात है। तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिर्फ आइडेंटिफाई किया, लेकिन आप ना तो उनको कंट्रोल कर सके, ना तो उनको मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब आपको पता चल गया किन किन वेरिएबल्स की वजह से हुआ है एक्सीडेंट, लेकिन आप उनको कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया? इसीलिए इसे कहा जाता है कि वो रिसर्च जो कि किसी इवेंट के पोस्ट, मतलब कि बाद में हो, दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि किसी इवेंट के होने के बाद जो उसके फैक्टर्स या फैक्ट्स निकल के आते हैं, होने के फैक्ट्स निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। किसी को कोई डाउट? और इसमें ऑलमोस्ट वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस की कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हो गई है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज हुई है, ठीक, और ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी होगी। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरे को पूछना चाहिए था किस टाइप की स्टडी होगी, क्योंकि सिर्फ आप डिस्क्राइब कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और उसके इफेक्ट को डिपेंडेंट, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समझ आया? यस सर। यस सर।
किसी को कोई डाउट एक्स पोस्ट फैक्टो में? नहीं, ठीक है, आप पढ़ना इसको, आपको क्योंकि हमने कवर नहीं किया था और ये बहुत मतलब एक छोटा सा पार्ट है रिसर्च का, तो वो समझ में आ जाता है। क्वेश्चंस करेंगे 3-4, आपको वो समझ में बन जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो, ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं है उसमें। Second statement is since researcher have no control over the independent variable, he just efforts to get the possibility of the cause with available evidence. Correct? Yes, sir. सिर्फ क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो वो सिर्फ ट्राई करता है कि जो जो एविडेंसेस है, जो भी बचा कुचा है, उसको देख के पॉसिबल कॉज जो है, देखो पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉज या पॉसिबल कॉजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको पता लगाने की कोशिश करता है। इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको किसका किसका ये आई वांट यू टू रेज योर हैंड जिसका ये आंसर गलत हुआ है, काइंडली। मेरे हिसाब से काफी लोग होंगे जिनका ये गलत हुआ होगा, बट ठीक है, चलो हम मूव करते हैं। देखिए, एक पूछा हुआ स्टडी वाज डन टू कंपेयर द लंग कैपेसिटी ऑफ कोल माइनर्स टू द लंग कैपेसिटी ऑफ फार्म वर्कर्स। लंग कैपेसिटी ऑफ कोल माइनर्स टू द लंग कैपेसिटी ऑफ फार्म वर्कर्स। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, मान लेते हैं डीवी। डीवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? Occupation. एग्जैक्टली, उनके ऑक्यूपेशन का उनकी लंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? लंग कैपेसिटी अगर मैं ऐसे समझाऊं अगर आपको कि लंग कैपेसिटी ऑफ कोल माइन वर्कर्स या फिर इफेक्ट ऑफ कोल माइन वर्कर्स ऑन देयर लंग कैपेसिटी, ठीक है। कोल माइनर्स क्या है? एक तरीके से ऑक्यूपेशन है। देन इफेक्ट ऑफ फार्म वर्कर्स ऑन देयर लंग कैपेसिटी। तो इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हियर इज ऑक्यूपेशन और डिपेंडेंट हियर इज लंग कैपेसिटी। बस इनको कंपेयर किया हुआ है बस, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है। डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी लंग कैपेसिटी और कोल दिस ऑक्यूपेशन विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें हमको डिपेंडेंट तो मिल गया। डिपेंडेंट क्या है? लंग कैपेसिटी। Lung इंडिपेंडेंट capacity. कौन सा है इसमें? इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? Explanatory. एग्जैक्टली, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की ही तरह एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी होता है जो एक्सप्लेन करता है किसी भी चीज के कॉज को। डिपेंडेंट के होने को जो एक्सप्लेन करेगा, ऑक्यूपेशन एक्सप्लेन करेगा कि कोल माइनर्स की जो वो है जो लंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज ऑक्यूपेशन, ठीक। इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा हो सकता है इसमें? फिजिकल एक्टिविटी। Physical activity. फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। और एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन सा होगा इसमें? Smoking. स्मोकिंग। अब एक्सट्रानियस क्यों होगा ये देखते हैं एक बार। अदर फैक्टर्स दैट माइट इफेक्ट लंग कैपेसिटी आर स्मोकिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज हैबिट्स। द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ टू वर्कर्स टाइप्स आर सिमिलर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आपको देखना है। द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ टू वर्कर्स टाइप्स आर सिमिलर। तो उस केस में उसको हम एक्सट्रानियस वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सिमिलर है तो हम उसको नलीफाई कर देते हैं, एक तरीके से हम उसको साइड में रख देते हैं। तो रिसर्चर ने क्या किया, उसको साइड में रख दिया, ये कहा कि भाई सिमिलर है और हम अपनी इस स्टडी में उसको एड्रेस नहीं करेंगे। बट दी कोल माइनर्स जनरली एक्सरसाइज लेस देन दी फार्म वर्कर्स। कोल माइनर्स जो है थोड़ा सा कम कर रहे थे और उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी कुड बी अ मेजर एक्सप्लेनेशन लंग कैपेसिटी के लिए। जैसे कि अगर हम ऐसे फ्लो चार्ट बनाएं तो x, z और y। तो x हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, y सॉरी ठीक है, y हो गया हमारा लंग कैपेसिटी और z हो गई हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये वो वेरिएबल है जो इन दोनों के बीच में इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। यस इसका सर। आंसर होगा ए। ये गलत है, Yes, sir. ये सेकंड होना चाहिए, है ना, सी सेकंड, ठीक। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। अच्छा, किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा कि हम क्लास बहुत मतलब इसमें ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, या फिर चीजें बाकी हम कुछ नई चीजें बात कर रहे हैं? No, sir. No, sir. Shall we continue this way? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर पा रहे हैं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर था, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। वन वर्ड सिंपल क्वेश्चन करके वैसे 50 क्वेश्चन भी करके फायदा नहीं है। अगर ऐसे आप 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, आपको अप्रोच पता चलेगी कैसे सॉल्व करना। ठीक है, असर्शन इज नॉमिनल वेरिएबल्स, नॉमिनल मतलब कि नेम सेक, जस्ट नेम सेक, nominal variables are considered categorical variables. Is it true? Yes, sir. Very true. Reason, nominal variables, because nominal variables take on value that represent discrete group rather than quantitative values. सही है गलत है? सही है सर, I guess. Nominal variables take on values that represent discrete group. Discrete group मतलब कि मैंने कहा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 4 हैं, वो जो फिर मैंने पॉइंट में कहा नहीं कि आए, हाँ, जो कि पॉइंट में नहीं आ सकते, दोज आर नॉट कंटिन्यूअस। होल ठीक नंबर है, में। होल नंबर में होगा 1 2 3 4 10 15 16, या फिर अगर नॉमिनल की बात करें तो नाइकी, एडिडास, डेयरी मिल्क, या फिर कुछ भी ऐसे ले लें, तो दीज आर नॉमिनल वेरिएबल्स। इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो दीज आर डिस्क्रीट ग्रुप। तो नॉमिनल क्योंकि अपने आप में सिर्फ नाम की बातें करता है ना, उसको ऑर्डर भी अरेंज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए दैट इज डिस्क्रीट ग्रुप। ठीक है, डिस्क्रीट ग्रुप रेदर देन क्वांटिटेटिव वैल्यूज। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन है इसका। अब आंसर Yes, sir. 1 है या 2 है? सर सर 1. यही है कि मतलब एक्सप्लेनेशन है कि नहीं सर इसका? दोनों स्टेटमेंट सही तो है सर? सही है, एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है। मैंने वही Yes, बोला, sir. देखो आप दो अप्रोचेस हैं, एक तो आप बीच में बिकॉज लगा के देखो कि ये पता चल रहा है या नहीं। दूसरी चीज ये देखो कि जो पहला असर्शन है, स्टेटमेंट है, नॉमिनल वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। बिकॉज क्यों कैटेगोरिकल बोला जाता है उनको? क्यों बोला जाता है उनको? यस सर, उसका रीजन लिखा ग्रुप है, में, ठीक है सर। हाँ उसका सर, उसका रीजन क्या रीजन है? है सर, क्योंकि डिस्क्रीट ग्रुप बिकॉज करते हैं। करेक्ट, डिस्क्रीट ग्रुप में होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हो ही नहीं सकते, उनको आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते। आइदर दे आर यस और नो, तो वो नाम के लिए होते हैं। इसीलिए अब मुझे देख के लगा कि टेक्स ऑन वैल्यू दैट रिप्रेजेंट डिस्क्रीट ग्रुप, ठीक है, आ रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं है, रेदर देन क्वांटिटेटिव, तो मैं कहूंगा कि दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इजी है। डैश कैन थ्रेटन द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ योर स्टडी बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर योर रिजल्ट। क्या होगा आंसर? सर एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका आंसर हाँ एक्सट्रानियस सर। वेरिएबल होगा। ठीक है, इन केस या इंटरवीनिंग होता तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मिलती, हाइपोथेटिकल वेरिएबल है, नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, और द डिपेंडेंट, द कॉजल रिलेशनशिप, जैसे ये बहुत आपको मोस्टली बुक में यही मिलेगा, इट इन्फर्स द कॉजल रिलेशनशिप या इट इंटरवीन्स द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जाए, जहां पे ये बात की है ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिजल्ट, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट, उस केस में एक्सट्रानियस होगा। अगर ऐसा कुछ आता है जो कॉजल रिलेशनशिप और दोनों चीजों की बात करता है, तो इनके उस केस में ये इंटरवीनिंग होगा। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट टेकिंग जिनसिंग इंक्रीजेस IQ। जिनसिंग IQ, क्या पूछा है? IQ स्कोर वुड बी, IQ स्कोर क्या होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। जिनसिन ऑन IQ, तो IQ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। Which among the following are not true regarding intervening variable? बताओ। intervening variables is a hypothetical variable, अभी हमने पढ़ा, that is true, not true पूछा है। also referred mediating variable, that is also true, अभी हमने देखा।
could be controlled by the researcher. कंट्रोल किया जा Sir, सकता है? no, Wrong. sir. This is not No, true. sir. No effect on the dependent variable. This is true or not? This is false. This This is is also not true. false. 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 Set False. causal link between an independent and dependent variable. अभी हमने देखा इसका No. right or wrong है? True. Right, sir. ठीक है, True, तो sir, इस true, केस में false, हमारा true. कौन सा हो जाएगा? 3 and 4 will be the right Four. answer. नहीं है इसमें क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3 and 4. ठीक है, सर वो आंसर शीट में इसका आंसर ई दे रखा है सर, ई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं, मैं बोला ना उसमें थोड़ा पता नहीं ये टीचमेंट के एंड से है या फिर मेरी गलती है, उसको एक्सक्यूज करना प्लीज। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? कुछ नया मतलब कि जो हमने पढ़ा हुआ था लेकिन कुछ और चीजें क्लियर हुई आपको आज अभी? Yes, sir. Yes, sir. सर ये ठीक है, I इंटरवेनिंग hope वेरिएबल और एक्सपेक्टेड वेरिएबल क्लियर हो गया पूरा, वो उस क्लियर हो गया ना? Yes, sir. जब भी आप क्वेश्चन, क्योंकि आप इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन ही देने बैठोगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ध्यान रखना है या इतना देखना है, अगर कहीं हाइपोथेटिकल की, थ्योरेटिकल की बात की है, कॉजल लिंक की बात की है, तो वो उन सब केस में इंटरवीनिंग आएगा क्योंकि वो बीच में आ जाता है। एक्स्ट्रानियस मतलब कि पता है रिसर्चर को कि ये इफेक्ट करने वाला है, उसने जानबूझ के उसको साइड में रखा है, रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है लेकिन नहीं किया, उस केस में आपको ध्यान रखना। ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स, थोड़ा सा आज हम स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे क्योंकि हाइपोथेसिस को पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स इज द की। अगर आप किसी भी अच्छी बुक को रेफर करोगे तो उसमें बहुत हद तक आपको यही मिलेगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए हाइपोथेसिस को समझने के लिए, कि हाइपोथेसिस का ओरिजिन हुआ क्यों, एग्जैक्टली हमको क्यों चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्लास के बारे में, ठीक है, ये जो हम टीचमेंट पे, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वी आर डूइंग अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि हमारी अभी जो ये क्लास चल रही है, ठीक है, उसमें टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग कैसी है, या फिर व्हाट फैक्टर पे जब हम काम कर रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो मैं कहूँगा यार इसमें हम 50 लोग साथ में पढ़ते हैं, हम डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो these all are the descriptive methods of briefing my study, करेक्ट ना? मैं अपनी स्टडी को ब्रीफ कर रहा हूँ कैसे, कि हम इतना 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 ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बस क्यों काम कर रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, आपसे मैं सर्वे करूं कितना समझ में आ रहा है, तो वो रिसर्च कुछ और होगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन मतलब कि सिर्फ ये स्टडी, ये पूरी पूरी क्लास किस बारे में है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। तो Yes, डिस्क्रिप्टिव sir. रिसर्च में ना आप कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ एक्सप्लेन करते, एक्सप्लेन भी नहीं करते, आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो कि कैस मतलब क्या है एग्जैक्टली चीजें क्या है, बस क्लास में 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, ये मेथड है, ये सब। लेकिन जब आप बात करते हो हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस आपको वहां बनाने की जरूरत होती है जहां हमको कुछ प्रूव करना हो, हमें कुछ प्रूव करना हो, किसी पुरानी चीज को हटा के नई चीज को लगाना हो, किसी पुरानी चीज को बदलना हो और अपनी मेथोडोलॉजी डालनी हो, या फिर किसी नई चीज को एक्सप्लेन करना हो, प्रूव करना हो, उस केस में हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी स्टडी बहुत बहुत एक्सीलेंट है, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत एक्सीलेंट है, मैंने जो ड्रग बनाया है वो बहुत एक्सीलेंट है, ये मैं मान के चलूंगा और मैं पूरी रिसर्च करूंगा, इसको कोशिश करूंगा इसको प्रूव करने की कि ये सही है। इन केस मैं लास्ट में नहीं कर पाया तो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे जस्ट टू ब्रीफ यू। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टैटिस्टिक्स के सहारे जाएं, तो हमको एक्सप्लेनेशन मतलब काफी अच्छे समझ में आएगा कि हम ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्टैटिस्टिक्स और इसके टाइप्स देखेंगे, छोटा सा है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, हमने उस दिन भी इस चीज की बात की थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टैटिस्टिक्स और अ मेजर दैट डिस्क्राइब्स द डेटा। उसके पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कोई जल्दी से बता देगा? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। ये जितना टर्म टिपिकल है ये बहुत इजी है, इट इज ऑल अबाउट डेटा। रिसर्च एक पूरी पूरी प्रोसेस है, रिसर्च के अंदर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक हिस्सा है रिसर्च का जो सिर्फ आपके डेटा पे काम करेगा, दैट टू
कौन सी डेटा पे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव। एक हिस्सा जो आपके क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करने वाला है, रिसर्च पे काम करने वाला है, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम हर चीज की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, फिर उसका सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा, प्रूविंग ऑफ डेटा, टेस्टिंग डेटा, सब कुछ जो डेटा के बारे में आएगा वो सब स्टैटिस्टिक्स में आएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो है जो कि डेटा को एज इट इज डिस्क्राइब कर दे। जैसे कि मैंने कहा कि आप मेरी जो है क्लास को डिफाइन करो कि ये कितने, मतलब आउट ऑफ 10 आप क्या बोलोगे मेरी क्लास को, ठीक है। किसी ने कहा सर 5 ठीक है, किसी ने कहा 4 सर ओके ओके है, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा सर 9 एक्सीलेंट है, किसी ने कहा 1 सर नहीं 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 ठीक नहीं। तो मैंने ये सब डिस्क्राइब किया कि मेरी क्लास कैसी है, बस डिस्क्राइब किया, क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया कि भाई इतने बच्चे थे, इन्होंने ऐसे ऐसे ये दे दिया, मेरे को रेटिंग दे दी। तो दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप कोई उसमें रिजल्ट कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जैसा डेटा है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सिंपली एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा, ठीक है। Whereas inferential statistics is using random sample of data from population to make inferences। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन, Interpretation. रिजल्ट, प्रिडिक्शन, Generalize. हाँ Category। जनरलाइजेशन थोड़ा सा आप कह सकते हो उसको, ये जनरलाइजेशन बाद की प्रोसेस है, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज का कंक्लूजन, रिजल्ट ये सब करने जाते हो, उस केस में आप कहते हो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप इसका। जैसे कि हम शूज खरीदने गए थे, याद होगा अगर आपको शुरू में, तो हम शूज खरीदने गए, 2 शूज देखे मैंने, एक तो प्यूमा का देखा और एक नाइकी का देखा, ठीक है। रेट इसका 5,000 है, इसका 4,000 है, ठीक। ये हुआ इसका डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। क्या इसके बेसिस पे मैं कोई कंक्लूजन या जजमेंट दे सकता हूँ या देना ठीक रहेगा? No, sir. नो सर। सिर्फ अगर मैं रेट देख के कहूँ और मैं पिछले जो या फिर पीछे जो बिहाइंड द कर्टेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसका कंफर्ट या फिर उसकी क्वालिटी या फिर वो शूज कितना ट्रेंडिंग है, मतलब कि अभी आया या पुराना है, हो सकता है नाइकी का ये 4,000 का शूज जो है ये 2,000 का हो, मतलब सन 2000 मतलब कि ईयर 2000 का हो, और ये बिल्कुल लेटेस्ट हो 2021। तो अब आपके हिसाब से क्या है, प्यूमा ज्यादा वैल्यूएबल होगा या नाइकी लेना ज्यादा वैल्यूएबल होगा? प्यूमा सर। प्यूमा। अब आपने ये इन्फरेंस निकाला, कैसे निकाला? जब आपको इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिला। लेकिन डिस्क्रिप्टिव डेटा सिर्फ ये होता जो ये स्क्रीन पे हमने पहले लिखा था, प्यूमा इज 5,000 एंड नाइकी इज 4,000। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते या देना ठीक नहीं होता, बिकॉज दैट जस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा। उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो मटेरियल है, वो आपको अभी नहीं पता। वो कहाँ पे आता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अब इसको हम रियल उसमें बात करते हैं, रियल उसमें बात करते हैं। जैसे कि हमने उस दिन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि 2 लोग क्लास ले रहे हैं, ए, 2 लोग क्लास ले रहे हैं, एक तो ए और एक तो बी। दोनों का जो रिजल्ट है वो 10 में से 7 है, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट है पूरा कंसिस्टेंट या फिर एक आधी 6, और इसका रिजल्ट है 1 2 3 8 9 10, ठीक है। इसका एवरेज हम मान लेते हैं, एज्यूम करना कि 7 है। विच क्लास, अगर आपको ये नेट के लिए क्लास हो रही हो, तो आप विच क्लास वुड यू लाइक टू प्रेफर, ए या बी? ए। क्योंकि दिस इज मोर रिलायबल। आप कहोगे कि सर ये ज्यादा रिलायबल है, इसका मीन अच्छा है, इसका मीन अच्छा है, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ इसको नहीं देखा, दिस वाज डिस्क्रिप्शन, दिस वाज जस्ट मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास, कि भाई इसका भी मीन 7 है और इसका भी मीन 7 है। अगर आप इसके बेसिस पे जजमेंट ले लेते, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसके पीछे गए, बैकग्राउंड में गए, मीन तो देखा ही देखा 7 है। जब मीन इक्वल था, आपने देखा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आपने इवेल्युएट करा कि यार इसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है।
अगर मैं जाऊंगा तो मेरा भी हो सकता है, ज्यादा मोस्टली चांस है, 95% चांस है कि मेरा भी स्कोर 7 तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस क्लास में हो सकता है बच्चे अपने से पढ़ रहे हो सकता है 10 वाला बहुत एफर्ट लगा रहा और एक वाला क्लास तो बहुत अच्छी है लेकिन वो एफर्ट ही नहीं लगा रहा, ठीक है, या फिर पढ़ाया तो बहुत बेकार जा रहा है इनके हिसाब से, लेकिन ये बच्चे अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। तो उस केस में आप इसको डिफाइन नहीं, समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव इन्फरेंशियल? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज का रिजल्ट देखना है, कंक्लूजन देखना है, तो यू जस्ट डोंट रिलाई अपॉन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उस केस में इन्फरेंशियल पे भी जाते हैं, ठीक है, इन्फरेंशियल पे ही जाना है, ठीक। और ये कब काम आता है? फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रग बनाया, आपको 2 ड्रग बनाए, ए और बी पे टेस्ट करना है, ग्रुप्स पे टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपली आप मीन देख के तो नहीं बता सकते कि यार इसका मीन ठीक आया है इसलिए ये ठीक होगा। आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपने 10 लोगों पे रिसर्च किया तो आप उन 10 पे क्या डिफरेंस आया, जैसे कि अभी हमने क्लास वाला एग्जांपल देखा, तो उसके बेसिस पे जब आप रिजल्ट लेते हो दैट इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, जो कि सिर्फ आप देखने से बता दो कि मीन इसका ये होगा, मीडियन इसका ये होगा, मोड इसका ये होगा, ठीक। जिनको मीन मीडियन मोड का थोड़ा आइडिया नहीं है हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। वेरिएबिलिटी क्या होती है? जैसे अभी हमने देखा था स्कोर्स कुछ तो 7 थे, इसकी वेरिएबिलिटी थी 0, 1 2 3 4, इसकी वेरिएबिलिटी है हाई, मतलब कि हो सकता है 3 मान ले या 4 मान ले, 2.5 मान ले, कुछ भी, ठीक है, तो इसकी वेरिएबिलिटी इज हाई। तो इस केस में आपको पूरा डिसीजन लेने के लिए, कोई भी चीज को लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी लेने गए, जूता लेने गए, तो आपको वो सब देखने के लिए आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा। कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है उसके लिए आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव जस्ट डिस्क्राइब्स द फिनोमिना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 2 चीजें आती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आ सकता है, सोचो। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आ सकता है? मेरी आवाज आ रही है? So correlation, correlation maybe. करेक्ट, कोरिलेशन हो सकता है। मैं कहूँ बहुत सिंपल टर्म्स में तो टी टेस्ट हो सकता है, यस सर। एफ टेस्ट हो सकता है, हाँ। यस सर। जितने भी आफ्टर मैथ होते हैं, मतलब कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद होते हैं, देखो जैसे आप टी टेस्ट लोगे तो उसका फॉर्मूला देखोगे तो उसमें होता है कि x1 माइनस x2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 ग्रुप को माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे, या फिर आप एनोवा का फॉर्मूला लोगे, एफ टेस्ट का फॉर्मूला लोगे, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके रिजल्ट निकाला जाता है, सिर्फ मीन के बेसिस पे, सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे नहीं निकाला जाता। लेकिन अगर आप देखो डिस्क्रिप्टिव में, तो हम सिर्फ मीन या मीडियन या मोड या किसी भी एक चीज को लेके आप उसका रिजल्ट देख लेते थे। तो उस केस में ज्यादा रिलायबल है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात होती है, इन्फरेंसेस की बात होती है, ठीक है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कौन सी टाइप की रिसर्च में हो सकता है, बताओ। सर जहाँ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहाँ होते हैं? Experimental. मोस्टली Experimental. करेक्ट, एक्सप्लेनेटरी, अगर हम कहें उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसी का एक एक्सपेरिमेंट एक मेथड है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ टाइप, याद है? यस सर। एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड, एक्सप्लेनेटरी इज अ रिसर्च, तो बिगर फॉर्म में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलेंगे उसको, जो चीजों को एक्सप्लेन कर रही हो। तो inferential statistics allow you to make prediction or inferences from the data. With inferential statistics you take data from samples and make generalization, जैसे कि explanatory research में होता है, सैंपल लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस को प्रूव। तो अब यहाँ पे जो है ना, जहाँ आपको सैंपल लेके किसी चीज को प्रूव करना हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कुछ प्रूव नहीं करना होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रूव करना होता है, इसलिए यू नीड टू हैव सैंपल्स, और सैंपल्स लोगे तो यू नीड टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस कि आप क्या मान के चल रहे हो, आप क्या मान के चलते हो, तभी तो आप किसी चीज को प्रूव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों ने बेट लगाई, आपने और मैंने बेट लगाई, मेरा कुछ परसेप्शन है किसी चीज को लेके, मैं कह रहा हूँ कि नहीं 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 ऐसा होगा, मेरा हाइपोथेसिस है, आप कह रहे हो ये ऐसे होगा। एट दी एंड किसी ना किसी एक का हाइपोथेसिस या फिर कोई ना कोई एक बेट हारेगा, तो उसका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा हाइपोथेसिस, मैं बेट जीत गया, Accept. इसका मतलब मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो बिल्कुल सेम है, एक्सेप्टेड। बहुत
बहुत इजी सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, 2 लोग बेट लगा रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों को बेट लगाने के लिए अपने अपने स्टेटमेंट आगे रखने पड़ेंगे, मतलब कि वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में, किसी ना किसी एक सोच में तो है कि ऐसा होने वाला है, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो दीज आर दी हाइपोथेसिस, और जब वो प्रूव या डिसप्रूव होगा उस केस में हम जजमेंट लेंगे। इसीलिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको हाइपोथेसिस की बात की जाती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस Yes, sir. Inferential statistics is all about making decision or judgments about the value of a particular observation of measurements. One of the most commonly used methods for making such decision is to perform a hypothesis test. जैसे कि वही जो अभी हमने बात की, आपने मैंने बेट लगाई, आपने भी अपने एविडेंस कलेक्ट किए, मैंने भी अपने एविडेंस कलेक्ट किए, एविडेंसेस के बेसिस पे हमने इवेल्युएट करा कि नहीं नहीं आप तो बेट जीत गए, मैं बेट हार गया, तो आप कहोगे भाई मेरा हाइपोथेसिस जो है वो सही हो गया और आपका बाय डिफॉल्ट डिसअप्रूव हो गया, ठीक है। एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, आपको इससे थोड़ा और माइंडफुल कैलकुलेशन मिल जाएगी कि आपने क्या समझा। स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट है, ठीक। स्टेटमेंट 1 इज इफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डज नॉट प्रोवाइड मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन इट बी कॉल्ड मेयरली ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कलेक्टेड मास ऑफ डेटा। सही है गलत है? एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको, बिफोर जजमेंट ध्यान से पढ़ो इसको। क्या कहते हो, सही है गलत है? Yes, sir. सर सही है। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. True Sir. ट्रू है सर। करेक्ट, दिस इज वेरी ट्रू। क्योंकि अगर आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन या फिर एक जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको थोड़ा सा असाइन डेटा बोलोगे बस, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज स्टैटिस्टिक्स विद मीनिंगफुल कंक्लूजन नीड टू include the description of parameter involved and also testing of hypothesis। किसके बारे में बात कर रहा है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल के बारे में क्या कहा? मीनिंगफुल कंक्लूजन भी देगा आपको डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड ऑल्सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि उन कंक्लूजन को प्रूव भी करके देगा। कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए ना आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए, बस वैसे ही रिसर्च में हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए। गॉट इट? यस सर। इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। शैल वी कंटिन्यू? Yes, sir. यस ठीक सर। है, हम थोड़ी सी हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो हम पूरे टाइम से हाइपोथेसिस करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे अभी हमने बेट वाली बात की, रिसर्च एक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर है। आपने कहा कि मैं ये ट्रेनिंग बना के लाया हूँ बी, आपने एक ट्रेनिंग, जैसे हाई इंटेंसिटी होती है, आइसोमेट्रिक होती है, आप बीइंग अ रिसर्चर या आप एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट हो, आपने बोला है ये बी करके एक ट्रेनिंग थी, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव थी। आप उसको लेके आए और आपने कहा आप इसको ट्राई करो, इफेक्टिव है, ट्राई करो, इफेक्टिव है। लोग ट्राई करने लगे, कुछ को रिजल्ट मिला भी, कुछ को नहीं भी मिला। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बी ट्रेनिंग है, टू बी ऑन रिकॉर्ड। कैसे पता चलेगा? जैसे आप याद होगा आपको कि ये जो सर्किट ट्रेनिंग किसने दी थी? सर्किट ट्रेनिंग किसने दी थी? नहीं याद? No, sir. कुछ भी याद बहुत नहीं, किसी अजीब को सा भी नहीं? Morgan. शायद यही है ना, गुस्टाव हर्मर, ऐसे कुछ यस सर। यस सर। है ना, ठीक है। तो जिसने भी दी, मान लो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है, जैसे आइसो काइनेटिक ट्रेनिंग है, जे पेरिन ने दी, ठीक है। तो वो कैसे उन्होंने प्रूव किया कि ये वाकई ट्रेनिंग है? हो सकता है वो सालों से करते हुए आ रहे होंगे, हो सकता है आप ये ट्रेनिंग जो बी है ये सालों से करते हुए आ रहे होंगे। बहुत से लोग जो एलाइट एथलीट्स हैं वो बहुत ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, मेंटल प्रैक्टिसेस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो उनकी खुद की होती है, बनाई हुई होती है। जैसे मेरा वार्म अप है, मैं खुद एक वार्म अप बना के अपना वार्म अप करूं, मैं कहूं यार ये वार्म अप मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, मेरे लिए बहुत सुटेबल है, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट टू समवन, किसी बुक में लगाने के लिए, किसी आर्टिकल में लगाने के लिए, लोगों को, दुनिया को बताने के लिए, आई नीड टू हैव एविडेंसेस, ठीक है। तो इस केस में मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च में मैं ये मान लूंगा कि मेरी जो बी ट्रेनिंग है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसने मुझे इफेक्ट दिया है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ लेने के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो रिसर्च
या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, आई वुड से एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग द एविडेंसेस। आपको जो सही लगता है उसके लिए आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो। एट द एंड अगर आपके एविडेंसेस पॉजिटिव हुए या फेवर में हुए तो आप कहोगे बी ट्रेनिंग इज वेरी नाइस। अगर आपके एविडेंस इनफ नहीं है, नेगेटिव नहीं कह रहा हूं मैं, अगर आपके एविडेंस इनफ नहीं है उस केस में आप कहोगे, मैं इस पे लिखता हूं स्पेसिफिकली, इसका रीजन है मैं क्यों नॉट इनफ लिख रहा हूं, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं। अगर आपके एविडेंसेस नॉट इनफ है, इनफ नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, तो आप कहोगे कि बी ट्रेनिंग, क्या मैं ये कह सकता हूं इफेक्टिव नहीं है? मैं ये कहूंगा कि बी ट्रेनिंग को हम प्रूव नहीं कर पाए कि इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, मैं ये कहूंगा कि हम प्रूव नहीं कर पाए। इसका मतलब ऐसा आपने सुना होगा, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, या फिर नल हाइपोथेसिस फेल्ड टू बी रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड कभी नहीं बोलते। किसी रिसर्च में अगर आप अच्छी बुक्स में देखोगे तो आपको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट तो कभी नहीं मिलेगा। 95% आई एम श्योर कि एक्सेप्टेड कभी नहीं मिलेगा उस, हाँ, फेल टू रिजेक्टेड या फिर रिजेक्टेड। तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते आप, या तो फेल टू रिजेक्ट कहते हो, ठीक है, या तो कहते हो कि आपने इसको प्रूव, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। जैसे ये बी ट्रेनिंग है, ये जो हमने बी ट्रेनिंग बनाई, या तो आप कहोगे कि पॉजिटिव है, तो मैंने कहा फेल टू बी रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस फेल टू बी रिजेक्टेड। एक्सेप्ट कभी नहीं बोलूंगा मैं, कभी नहीं बोलूंगा, फेल टू बी रिजेक्टेड बोलूंगा, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ठीक। अब आपको और किसी को मतलब इसमें जो भी डाउट होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा आगे, डोंट वरी। बस इतना सा पॉइंट समझो कि हम या तो पॉजिटिव बोलेंगे या बोलेंगे नॉट इनफ। हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, इसलिए हम इसको अभी के लिए डिस्प्रूव तो नहीं करेंगे, हम रखेंगे। हो सकता है फ्यूचर में कोई और आके इस पे स्टडी करे और उसके पास एविडेंस अच्छे आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उस केस में हम कहेंगे कि हाँ भाई बी ट्रेनिंग जो है अच्छी है, ठीक। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपको बी ट्रेनिंग के लिए एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, इसीलिए आप ये स्टडी करते हो। जब आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं तो आप एक लाइन पकड़ते हो, एक डायरेक्शन पकड़ते हो। तो हाइपोथेसिस में बहुत बार ये स्टेटमेंट भी आता है कि हाइपोथेसिस गिव्स यू डायरेक्शन, कि आपको जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर एनर्जी, इट इम्पैक्ट्स योर एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरीके से हाइपोथेसिस के, ठीक है, कि आपको एक डायरेक्शन दे देता है। आप एक चीज अज्यूम करके चलते हो और उस अज्यूम मान लेते हो। जैसे कि अभी हमने बेट की बात की थी, आपने मान लिया कि मैं ये बेट जीतूंगा, फिर आप उसके एविडेंस कलेक्ट करने लगे, तो आपने एक चीज मान के चली थी, इसी के रास्ते पे आप चलने लगे, दैट वाज द डायरेक्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। यस सर। ठीक है, तो हाइपोथेसिस यही जो हमने अभी डिस्कशन किया, गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स अ वे टू द रिसर्चर, इट क्लियर्स वे टू द रिसर्चर, थोड़ा सा टाइम सेविंग है, रिसोर्सेज सेव करता है आपकी, ये सब इसके जो है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कभी आपको मिल सकते हैं देखने। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, टेंटेटिव मतलब कि टेम्पररी स्टेटमेंट, नॉट परमानेंट, ठीक है, नॉट परमानेंट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग द वैलिडिटी ऑफ विच इज यूजुअली अननोन। वैलिडिटी मतलब अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया है, और इसी को प्रूव करने के लिए पूरी स्टडी होती है। तो हाइपोथेसिस कुड बी सेड एज अ सोल, समवॉट सोल ऑफ द रिसर्च, जिसको बनाने के बाद आपको पूरा टाइम इसको प्रूव करने में लग जाते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो सिर्फ इसी के लिए। If we think that a relationship exists, we first state it as hypothesis and then test the hypothesis. अब इसमें दो टर्म्स है, एक तो hypothesis और जो प्रोसेस है उसको टेस्ट करने की, उसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत सिंपल सी टर्म है, क्यों, लेकिन ये क्वेश्चंस में बार बार आता है इसीलिए। और ना इसको एक और चीज भी कहा जाता है, ये आपको नहीं पता होगा, लिखता हूं मैं यहाँ पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, ठीक है, ये याद रखना, कुछ बुक्स में दिया है तो आपको याद रखना है कि हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। सिग्निफिकेंस मतलब कि वही, कि क्या ये वाकई इंपॉर्टेंट है, जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया था क्या ये ट्रू है, दैट इज सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। तो आप उसको ट्रू समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ टेंटेटिव प्रपोर्शन, इट्स वैलिडिटी इज अननोन, वही रिपीट है, इन मोस्ट केस स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये जनरल चीज है, जब हम चीजें स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स।
बस कैरेक्टरिस्टिक्स 2-3 और इसमें जोड़ लीजिएगा कि आपका टाइम सेव कर देता है, डायरेक्शन दे देता है रिसर्चर को, और एफिशिएंसी बढ़ा देता है रिसर्च की, ये सब। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, एक छोटा सा एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू अ सेंसस, एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज 2000 पर मंथ। कल आपने पेपर में पढ़ा कि एवरेज इनकम जो एक इंडिविजुअल की है रिगार्डलेस ऑफ एज, वो लिखा है 2000 पर मंथ। आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसकी एवरेज इनकम है 20,000 और 2000 तो बहुत कम है, 2000 बहुत कम है, ये मेरे हिसाब से इनकम होनी चाहिए आज की डेट में, 2000 बहुत कम है। ठीक है, आपने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, या फिर मुझे एविडेंस चाहिए, पहले मेरे को एविडेंस दो। आप गए, आपने आरटीआई लगाई, उन्होंने आपको एविडेंस देने से मना कर दिया, या फिर आपने आरटीआई लगाई और आपको जो रिजल्ट्स मिले दे वर नॉट कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब कि वो जो लिए हुए थे उन्होंने ना काफी रूरल लोगों से लिए हुए थे, काफी रूरल ट्राइबल लोगों से डेटा लिया हुआ था। आपने बोला नहीं नहीं, आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड, फिर आप यू डोंट एग्री विद इट। अब आप क्या करोगे? अब आप इसके खिलाफ, क्योंकि आप इससे अग्री नहीं कर रहे हो, मेरा पॉइंट समझना, आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पूरे हाइपोथेसिस चैप्टर का। एवरेज इनकम 2000 थी, आपने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि 2000 है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि एवरेज इनकम इज नॉट इक्वल टू 2000, सॉरी, ठीक है, एवरेज इनकम, ये पार्ट ध्यान से देखना, ठीक है, एवरेज इनकम इज नॉट इक्वल टू 2000, यही तो आप कह रहे हो, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन कोई और है आपके बीच में, वो ये कह रहा है, वो ये एक हाइपोथेसिस है, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। आपने कहा कि नहीं नहीं 2000 तो नहीं हो सकती यार, आपको पता नहीं कितनी है, लेकिन आपने कहा 2000 तो बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी और ने इसको और प्रिसाइज किया, उसने बोला कि एवरेज इनकम, जो आपसे सीनियर था, हो सकता है कोई इकोनॉमिस्ट हो, उसने कहा कि एवरेज इनकम ना आइदर इट हैज टू बी 2000, या फिर मैं कहूंगा, वो उसने कहा, जो इकोनॉमिस्ट था उसने कहा कि 2000 तो बहुत कम है आज की डेट में ना, एवरेज इनकम 2000 से ज्यादा ही होगी, लाइक एवरेज इनकम विल बी मोर देन 2000। तो दिस इज वन हाइपोथेसिस। मैं आया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने कहा कि नहीं नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, हाइपोथेसिस जो होगा रिसर्चर का हाइपोथेसिस, मेरा हाइपोथेसिस, दिस इज रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, ठीक, या रिसर्चर हाइपोथेसिस, ये मेरा हाइपोथेसिस है। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जो एवरेज इनकम है वो अब 2000 से कम ही होगी, 2000 भी नहीं होगी, 2000 से कम ही होगी। ये 3 केस समझ में आए? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये 3 अलग अलग केस है, अलग अलग रिसर्चर के। हो सकता है आपका इकोनॉमिस्ट का नॉलेज ज्यादा होगा, वो कहेगा भाई 2000 से ज्यादा, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने कहा नहीं नहीं सर 2000 तो नहीं होगी, हो सकता है ऊपर नीचे हो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितनी होगी। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे पता है ना कि 2000 से कम ही होगी, इंडिया इज थोड़ा सा पुअर नेशन है, अंडर डेवलपिंग है, तो या डेवलपिंग है सॉरी, तो 2000 से कम होगी, तो मैंने कहा नहीं नहीं 2000 होगी। अब हम तीनों जुड़ गए अपने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, अपने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने सर्वे लेने शुरू कर दिए, हमने लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया, हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक। अब आप थोड़ा सा अगर हाइपोथेसिस पे देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो डायरेक्शन है ना, इसकी जो डायरेक्शन है, इस वाले इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जिसने क्योंकि नॉट सर इक्वल इसने एक टू कहा था। स्पेसिफिक बता दिया। सर इसका स्पेसिफिक है ही नहीं, इसको तो करेक्ट, डाउटफुल है सर। इसमें ना कोई डायरेक्शन स्टेट नहीं की है, इसमें कोई भी डायरेक्शन स्टेट नहीं की है कि मैं आगे जाके देखूंगा कि 2000 से ज्यादा है या फिर पीछे आके देखूंगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉन डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल हम कह देते हैं, जिसकी 2 डायरेक्शन हो सकती है, भाई ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, करेक्ट ना? तो मैं मल्टी डायरेक्शनल कह सकता हूँ इसको, ठीक है, बाई डायरेक्शनल कह सकता हूँ इसको, ठीक है। इस केस में जो इकोनॉमिस्ट था, वो बहुत, उसको एकदम दिमाग वाला था, नॉलेजेबल था, उसने बोला कि ये 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, उस केस में इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये वाला जो ये हुआ, क्या हुआ? Unidirectional. यूनिडायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शनल या एक डायरेक्शन। और इस केस में मैंने कहा, हालांकि मुझे नॉलेज नहीं था, पर मैंने कहा कि ये भी यूनिडायरेक्शनल हुआ। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो H2 H1 ये लिखा हुआ है मैंने,
इसे कहा जाता है रिसर्चर हाइपोथेसिस। इसे एक और चीज कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अगर ये ऑल्टरनेटिव है तो इसमें एक और चीज होनी चाहिए, यहीं पे लिखते हैं। अब ये सर्वे के हिसाब से क्या था, जस्ट 2 मोर मिनट्स, ठीक है। ये सर्वे के हिसाब से क्या था कि उन्होंने बोला कि एवरेज इनकम है 2000, ठीक है। इसको हम H0 से डिनोट करते हैं और जो रिसर्चर है उसको H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है 2000 से, ठीक। अब जो H0 है ना, ये चीज है स्टेटस को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना कहीं पे। स्टेटस को मतलब कि जब तक, ये बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट चीज है आज की, जब तक आप इसको प्रूव नहीं कर देते, स्टेटस को मतलब कि इट विल रिमेन एज इट इज, मतलब कि हम पेपर में रोज यही देते रहेंगे कि इनकम 2000 है, जब तक कि आप प्रूव या हमको आप एविडेंस नहीं लाके देते कि ये 2000 नहीं है, 2000 से ज्यादा है, कम है, वॉट। लेकिन तब तक हम पेपर में हम यही मान के चलेंगे, हमारा फैक्ट यही कहेगा कि एवरीथिंग इज 2000, जो मंथली हमारा जो इंडिविजुअल का इनकम है वो 2000 है। तो दिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज नथिंग बट जो स्टेटस को होता है, मतलब कि आज की डेट में जो है हम उसको मान के चलेंगे, दैट इज नल हाइपोथेसिस। मतलब कि और अच्छे से एक्सप्लेन करूं इसको तो मैं, कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप उसको उल्टा प्रूफ या गलत प्रूफ ना कर दो, ठीक है। या फिर नल हाइपोथेसिस नोन एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, मतलब कि पहले जो चीज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर देते। तो रिसर्चर की ऑब्लिगेशन हो गई, मजबूरी हो गई कि भाई पहले तो मैं इसको प्रूफ गलत प्रूफ करूं, उसके बाद मैं इसको सही प्रूफ करने जाऊंगा। तो पूरी स्टडी में रिसर्चर इसको गलत और इसको सही प्रूफ करने पे लग जाता है, इसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने लग जाता है। और मैंने जब आपको इतने सॉलिड और कंक्रीट तरीके से कहा कि पूरी स्टडी में इसको गलत प्रूफ करने में लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस है, इसकी थ्योरी मैं कल आपको थोड़ा बता दूंगा। नल हाइपोथेसिस इज मेंट टू बी रिजेक्टेड, ये स्टेटमेंट आपको बहुत देखने मिलेगा। नल हाइपोथेसिस इज मेंट टू बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट करने के लिए ही बना होता है। नल हाइपोथेसिस को बनाया इसलिए जाता है कि ताकि इसको रिजेक्ट किया जा सके एट द एंड, और रिसर्चर ट्राई करता है इसको रिजेक्ट करने में, क्योंकि अगर इसको रिजेक्ट कर देगा तो बाय डिफॉल्ट वो बेट जीत गया, जिससे उसने बेट लगाई थी कि 2000 है या 2000 नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो जीत गया। समझ में आया? यस सर। यस सर। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली आपको हाइपोथेसिस की? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे थोड़ा सा करते हैं, हम कल छोटा सा रिवीजन लेंगे हाइपोथेसिस का, और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगी हाइपोथेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट में और दूसरे पेपर्स में भी। तो ये आपको बन जाएगा। हम इस आज हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया इसका, कल इसको थोड़ा सा रिपीट और करेंगे छोटे वर्जन में, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई यस। डाउट? किसी को कोई भी डाउट?